और मोहम्मद बिन सलमान ने, इसके फायदे का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये ना आप कितने कितने, एक तो मैं दोबारा कहता हूं कि दो सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन और हिंदू सिविलाइजेशन का जोड़ हो रहा है जबरदस्त। उधर आपने इजराइल को भी जोड़ा है। इजराइल को जोड़ने से फायदा ये होगा कि आपको समंदर में जाने की जरूरत नहीं है। इजराइल का जो रास्ता है सिनाई डेजर्ट से इजिप्ट, तो पूरा अफ्रीका रेल के लाइन से जुड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जब भी होगा, और करने वाले कौन है इसमें, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो लोग हैं अरब मुल्क के जिन्होंने करके दिखाया है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये दो, यानी अभी तो पहले ही दिन हो गई, सही पहले ही दिन, अभी तो कल का दिन पूरा बाकी है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की है। देखिए, उसके बीच में ये सब बातें हो रही हैं जी। ये बड़ी सच्चाई है कि बड़ी उपलब्धियां भारत और मोदी जी के खाते में आ रही हैं, एक बड़ी लकीर खींची जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जो अलायंस है IN, में सामान्यतः किसी राजनीतिक टिप्पणी की ओर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो दिख रहा है कि INDIA का जो अलायंस है, उनमें एक बीच में एक लकीर खींचती हुई सी दिखाई दे रही है। और कई लोग केवल वही पुराना तेरा बहाना वाला जो राग है कि नहीं आने के अलग अलग तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। वास्तव में जैसा जफर भाई ने कहा कि वो आते तो उनके स्टेट को फायदा होना था, लेकिन अपनी क्षुद्र राजनीति और केवल मोदी विरोध के चलते कि हम विरोध के लिए विरोध करेंगे, इस भाव के चलते एक बड़े अवसर को खो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए, अभी जब ये सारी चीजें घट रही हैं, हो रही हैं, 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन के उसमें जुड़ने से एक तो विस्तार कितना बड़ा हो गया, और उसकी ये उपलब्धि भी भारत और मोदी जी के खाते में आ रही है। एक जो बेस है वो कितना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंगस मैडिसन एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, मैं उद्धृत कर दूं उसका एक रिसर्च। पहली शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री का बड़ा अच्छा उसका रिसर्च है। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताऊं कि पहली शताब्दी में वो कहता है कि दुनिया का 32% हिस्सा भारत के पास था इकोनॉमी का 32% जो ट्रेड है और जो GDP है, वो एक तरह से इकोनॉमी में उसका हिस्सा था, जो धीरे धीरे 1000 तक वो वर्ल्ड लीडरशिप भारत की बनी रही। उसके बाद चाइना उसमें जुड़ता है और 15वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन पे आता है। 2000 तक जो स्थिति होती है वो, या 1947 तक जो स्थिति होती है वो हम सबके सामने है। एक बार फिर हम उस गौरव की ओर बढ़ने की ओर निकल रहे हैं। ये जो स्थिति है, इस पे हर भारतीय को आज अपने सारे जो पर्सनल ग्रजेस हैं, जो क्षुद्र स्तर की राजनीति है, उसको दरकिनार करके उसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए। और भारत, ये कहना कि सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जा रहा है, इतिहास रहा है भाई, सोने चांदी के बर्तनों में हमारे यहाँ खाया जाता रहा है। आज ठीक है, 700-800 साल जो देश संघर्ष में रहा, उसके बाद लुटे पिटे हालत में 1947 से जिस देश ने एक नई यात्रा शुरू की, 75 साल बाद ही हम फिर एक बार अमृत काल बनाने की ओर हैं और उस अपने पुराने गौरव को फिर से रिक्लेम कर पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कुछ कर रहे हैं वो आप वहाँ अतिथि भाव में कर रहे हैं ना, जी, मेहमानों के लिए तो कर रहे हैं। जो कुछ भी G20 समिट में किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि आप केवल खाली ढोल पीट रहे हैं। अरे भाई, दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये तो सच्चाई है। तो उनके लिए ही मेजबानी में जो कुछ अरेंजमेंट्स हुए हैं वो किए गए हैं। अब इसमें ये मतलब ये कैसी सोच है कि नहीं, आप गरीब देश हैं भाई, आप उसी को प्रोजेक्ट कीजिए ना, गरीबी ही प्रोजेक्ट कीजिए। आपके घर में कोई आता है तो उसके सामने आप अच्छा अपना घर भी साफ सुथरा करते हैं, आप खुद भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। अपेक्षा ये की जा रही है कि जैसे नहीं आप, हम गरीबी तो मुल्क हैं, वही दिखना चाहिए दुनिया को भी। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। वहाँ ऐसे नेता नहीं है जो कि इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है, और ज़्यादा ये समझ में आ रहा है अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। और आप पिछले 1-1.5 साल 2 साल का आप कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी देखें तो वो हर एक अवसर जिसमें आपको ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इसमें मजबूत होगी, चाहे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की बात कर लें, उसके भूमि पूजन की बात करें, कर्तव्य पथ की बात कर लें, ऐसे कोई भी अवसर हो वहाँ पर वो ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे PM मोदी की जो छवि ज़्यादा चमकदार नज़र आ रही है
उस पर कुछ धब्बा लगाया जा सके, ये उनकी पॉलिटिक्स है। मसला ये है कि एक तो ऐसा करते हुए वो बहुत गंदा दिख रहे हैं देश के लिहाज से, और दूसरा कि इसका राजनीतिक फायदा भी हो, इसकी संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि देश में किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी अगर इतने बड़े अवसर पर आप इस तरह की राजनीति करें। तो आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, लड़ना भी चाहिए, उसके लिए रास्ता भी देखना चाहिए, लेकिन ये बैकफायर ज़्यादा करेगा। लेकिन कांग्रेस की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत दिखें, वहां कुछ ऐसा कर दो कि उनकी छवि पर दाग लग जाए। नहीं, ये तो वो लोग लगातार कहते ही आ रहे हैं कि ये G20 का जो समिट किया जा रहा है और जितना बढ़ चढ़ के भारत ने इसका आयोजन किया है, ये 2024 के लिए नरेंद्र मोदी एक बेस बना रहे हैं, या G20 एक इंटरनेशनल कमिटमेंट का वो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी का बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब वो खुद इसमें क्या पॉलिटिक्स कर रही है, खैर ये अलग बात है। अजय आलोक साहब, देखिए, ऐसा है कि किसी के चाहने या न चाहने से मोदी जी की इमेज पे कोई डेंट नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि कसैया के चाले से गैया नहीं खे मरत, तो कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। तो इसीलिए ये सब अब छोटी सोच है। छोटी सोच, मोदी जी का पिछला भाषण आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर विकसित देश बनना है 2047 तक तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, और जब बड़ी सोच रखनी होगी बड़ा काम करना पड़ेगा और डट के करना पड़ेगा। तो आज इस मौके पे हम नेगेटिविटी नहीं चर्चा करें सौरभ जी, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। क्या रोज दिन तो यही करना है 24 के चुनाव तक, तो आज छोड़ दीजिए इन लोग को, खुश रहने दीजिए अपने ख्यालों में। देश खुश है अलग ख्यालों में, ये साफ दिखाता है कि आप किस सोच से जी रहे हैं। अब इसी सोच से रहिए, आपको मुबारक। चलिए, मैं आज कोई भी नेगेटिविटी पे चलिए पॉजिटिव बात ही करते हैं। तो फिर आप ही हमने G20 को G21 बना दिया। बिल्कुल आपके शब्दों में ही समझना चाहते हैं, ये G20 समिट कितना कामयाब रहा? मुझे लगता है कि G20 कितना कामयाब रहा, ये सबसे अच्छा आप समझेंगे जब आप जो बाइडेन को सुनेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति को सुनेंगे, जापान के राष्ट्रपति को सुनेंगे, उन तमाम देशों के राष्ट्रपति को सुनेंगे जिन्होंने खुद से भूरी भूरी प्रशंसा की, जो आज तक खुद एक गवाह है कि आज तक कहीं भी G20 इतना कामयाब नहीं हुआ था। चाहे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन को लाने की बात हो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध पे एक सकारात्मक स्टेटमेंट निकलना, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। क्योंकि एक वर्ग चाहता था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ आप कड़े तेवर दिखाएं, एक वर्ग चाहता था कि आप जो तेवर दिखा रहे हैं उसको और नरम करें। इसमें एक बीच का रास्ता जो दोनों नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट को भाग गया, ये है भारतीयता, ये है भारत की कला। इसलिए मैंने कहा था कि आज हम स्नेक चार्मर्स से वर्ल्ड चार्मर्स बन गए, ये है भारत की उपलब्धि, और पूरे विश्व पटल ने भारत का लोहा माना। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया होगा। हमारे उन भाइयों को जिसमें इसमें भी कुछ त्रुटि लगती है, आज चलिए उनको भी साथ में लेके एक हर्ष और उत्सव मनाने का दिन है। आज नेगेटिविटी छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है आपकी, और आज आप जो अप्रोच लेकर आए हैं मैं तारीफ करना चाहता हूं इसकी, अजय आलोक साहब। लेकिन क्या करें, वो भी दूसरा पक्ष है और हम लोग को तो उसकी चर्चा करनी ही पड़ती है। ये बात सही है कि ये G20 समिट जो है, इसकी तैयारियां जो कि कई महीनों से लगातार चल रही थी, और अब जब ये अपनी पीक पर अब G21 हो गया, अब G21 हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, और भारत के इनिशिएटिव पर हुआ G21 अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद, तो ये अपने आप में एक